हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं पार्ट 4। ये क्लास 8 का है, चैप्टर नंबर 5, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमने पढ़ा था कि बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज फॉरेस्ट में होने की वजह से वहाँ के जो प्लांट्स और एनिमल्स थे, इस चीज का उन पर इफेक्ट पड़ने लगा। ठीक है। और वो उनका जो नेचुरल हैबिटेट था वो डिस्टर्ब होने लगा। ठीक है, जिससे जो एनिमल्स हैं वो वहां के या तो एंडेंजर्ड हो गए या फिर एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि क्या ये इवन जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्शन फेस करते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं वो भी आपका एक्सटिंक्शन के फेस करते हैं, यानी कि वो भी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, लेकिन छोटे होने की वजह से हम जो है वो इस चीज को नोटिस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो काफी छोटे होने की वजह से वो एक्सटेंड हो जाते हैं और हम इस चीज को नोटिस नहीं कर पाते। जो माधव जी होते हैं वो पहेली को बताते हैं कि जितने भी स्मॉल एनिमल्स हैं, वो आर मच मोर इन डेंजर ऑफ गेटिंग एक्सटिंक्ट। वो बहुत ज्यादा अ, इस चीज का शिकार होते हैं, ठीक है, कि वो एक्सटिंक्ट हो जाए। ठीक है, ये जो है वो छोटे छोटे एनिमल्स को ज्यादा प्रॉब्लम इस चीज की फेस करनी पड़ती है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, ठीक है, एज कंपेरिजन टू लार्जर एनिमल्स। ठीक है। और अगर हम बात करें, जैसे कि जो स्नेक्स वगैरह हैं, फ्रॉक्स वगैरह, लिजार्ड वगैरह है, बैट्स वगैरह है, आउल्स वगैरह है, ठीक है, ये जो हमारे इकोसिस्टम है उसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये सारे ऑर्गेनिज्म भी। ठीक है, तो इनको मारना, ठीक है, ये हमारे लिए भी प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि अगर हम छोटे छोटे एनिमल्स को भी मार देंगे तो फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो ये भले ही छोटे हैं साइज में, लेकिन इनका रोल कहीं ना कहीं इकोसिस्टम में है। ठीक है, बार बार एक टर्म आ रहा है इकोसिस्टम, तो ये आप समझ लीजिएगा, जहां पर नॉन लिविंग और लिविंग बीइंग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं वो भी अगर हमारे एनवायरनमेंट में से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ठीक है, या फिर उनके भी नंबर्स पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम वाली कंडीशन है, क्योंकि हमारी फूड चेन को डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये ही हमारे फूड चेन और फूड वेब का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि छोटे छोटे एनिमल्स का भी ख्याल रखा जाए, इन जानवरों को ना मारा जाए। ठीक है, तो हमारा जो इको सिस्टम है, देखिए आपकी इको सिस्टम की जो डेफिनेशन है वो यहाँ आ गई है। कि जो हमारा इको सिस्टम है वो सारे प्लांट से मिलकर बना है, सारे एनिमल्स से मिलकर बना है, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना है उस पर्टिकुलर एरिया की। ठीक है, और उसमें नॉन लिविंग चीजें भी आ जाती हैं, जैसे कि क्लाइमेट, सॉइल, रिवर। ठीक है, तो ये सारी चीजें, मतलब एक इकोसिस्टम जो है उसमें लिविंग पार्ट भी आता है आपका, ठीक है, और नॉन लिविंग पार्ट भी आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इकोसिस्टम की, जो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी भूजो है, वो क्या कहता है, आई वंडर इफ देयर इज एनी रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज। ठीक है, यानी कि क्या कहीं पर ऐसा रिकॉर्ड रखा जाता है जहाँ पर सारे एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में बताया गया हो कि ये स्पीशीज जो है वो एंडेंजर्ड स्पीशीज है या फिर आगे चल के एक्सटिंक्शन फेस करने वाली है। तो क्या ऐसी कोई बुक बनाई गई है जहाँ से हमें ये चीज पता लग सके, क्योंकि अगर हमें पता लग पाया कि कौन सी स्पीशीज जो है वो आने वाले टाइम में गायब हो रही है, तो हम अभी उस पर ध्यान दे सकते हैं। तो हाँ, एक बुक है जिसका नाम है रेड डाटा बुक। ठीक है, तो जो रेड डाटा बुक है, तो वो प्रोफेसर आमिर एक्सप्लेन करते हैं कि जो रेड डाटा बुक है वो एक टाइप की बुक है जो कि एक्सप्लेन करती है, ठीक है, सारे रिकॉर्ड ही रखती है एंडेंजर्ड एनिमल्स के, प्लांट्स के। क्यों रखे जाते हैं रिकॉर्ड्स, क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? ये रिकॉर्ड्स रखना इस वजह से इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जब हमें पता होगी कि कौन सा एनिमल एक्सटिंक्ट हो सकता है आगे चल के, तभी हम उस पर ध्यान दे पाएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो इस वजह से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम इन सारे एंडेंजर्ड एनिमल्स का और एंडेंजर्ड प्लांट्स का, दोनों का ही रिकॉर्ड रखें अपने पास, और ये रिकॉर्ड हम रेड डाटा बुक में रखते हैं। ठीक है, तो जो रेड डाटा बुक है
वो मेंटेन की जाती है, किसके थ्रू वो मेंटेन की जाती है, एक इंटरनेशनली इसको किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मेंटेन किया जाता है, ठीक है। और इंडिया जो है वो डेटा बुक को मेंटेन करके चलती है, ठीक है। और ये दोनों के लिए मेंटेन करके चलती है, प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, जो कि इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में पहले हम माइग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। माइग्रेट करना, माइग्रेशन का मतलब होता है कि एक कोई पर्टिकुलर एरिया से वो प्लांट है, प्लांट तो ऑब्वियसली मूव नहीं करेगा, जो एनिमल है वो एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ जा रहा है, तो उसी को हम माइग्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो जो माइग्रेशन है, तो माधव जी क्या बताते हैं कि जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में अगर हम अंदर जाएंगे तो फॉरेस्ट में अंदर जाने के लिए माधव जी मना कर देते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट में अंदर नहीं जाना है, यहाँ खतरा हो सकता है, ठीक है। तो वो लोग नियर तवा रिजर्वायर नियर वो लोग कुछ टाइम रिलैक्स करते हैं। तभी तभी होती है कि जो है वो रिवर के पास बैठी हुई है, ठीक है। तब माधव जी उसको बताते हैं, उस बच्चे को बताते हैं कि ये जो है ये माइग्रेटरी बर्ड्स है। माइग्रेटरी बर्ड्स यानी कि ये अभी तो यहाँ पे बैठी है, ठीक है। और अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से उड़कर दूसरे एरिया में चली जाएंगे, ठीक है। क्या बताते हैं माधव जी, these birds have अदर पार्ट्स टू दी वर्ल्ड, ठीक है। कि वो बर्ड्स यहाँ से उड़कर कंट्री के दूसरे पार्ट में, ठीक है, जैसे वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में इधर से उधर ट्रेवल करती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टाइम और अकॉर्डिंग टू द सीजन। इन्हीं बर्ड्स को हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं हमारी, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ठीक है। वो बहुत दूर दूर के एरिया को कवर करते हैं, ठीक है। हर साल कवर करते हैं, पर्टिकुलर टाइम में कवर करती हैं, ठीक है। और इनका रीजन क्या होता है कि वो एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ जाती हैं, तो उसका मेन रीजन होता है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। क्लाइमेटिक चेंज जो है वो इन्हें देखने को मिलता है, मतलब जिस एरिया में रह रही होती है वो उनके लिए फेवरेबल नहीं होता है, इस वजह से दूसरे एरिया में चली जाती है। अब देखिए, ये फ्लाई करती है फॉर लेइंग एग्स, यानी कि अंडे देने के लिए भी इधर से उधर जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेट करती है, ठीक है। और जहाँ पर इन्हें इनका नेचुरल हैबिटेट मिलता है, ठीक है, वहां पर ये चली जाती है, ठीक है। और जो बर्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा दूरी, लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर करती हैं अपने लैंड तक पहुंचने के लिए, और ऐसी ही बर्ड्स को हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं, ठीक है। 5.11 रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। अब पेपर की रिसाइकलिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि प्रोफेसर अहमद जो चिल्ड्रन है उनकी अटेंशन दूसरी ओर जाना चाहते हैं, और क्या कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से, डिफॉरेस्टेशन का एक और कारण है कि हम लोग पेपर वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट में काटे जाते हैं पेपर को बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कि एक पेड़ पूरा झड़ने के लिए, यानी कि एक पेड़ जब पूरा ग्रे होता है, फुली ग्रे हो जाता है, तो उसको फुली ग्रे होने के लिए कम से कम 70 साल लग जाते हैं, ठीक है। एक पेड़ को, सॉरी ये मिस्टेक हो गया है इसमें, कि यहाँ पर 70 फुल ग्रोन ट्रीज, यानी कि 70 बड़े बड़े पेड़ों को जब हम काटते हैं तो जिससे 1 टन पेपर बनता है आपका, ठीक है। 1 टन पेपर किससे बनता है, जब आप 17 फुल ग्रोन ट्रीज को काटेंगे तब आपको 1 टन पेपर बनेगा, ठीक है। तो इस वजह से हमें पेपर को सेव करना चाहिए, पेपर की रिसाइकलिंग करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि 17 बड़े बड़े पेड़ों को काटने से केवल 1 टन पेपर बनता है हमारा, तो इस वजह से हमें पेपर को सेव करके रखना चाहिए। प्रोफेसर अहमद ये भी बताते हैं
पेपर को हमें रिसाइकल करवाना चाहिए, क्योंकि रिसाइकल करने के बाद, ठीक है, रिसाइकल पेपर को 5 to 7 टाइम्स रिसाइकल हम करके पेपर को यूज कर सकते हैं। तो हमें पेपर को अगर वो रिसाइकल किया जा सकता है 5 से 7 बार, तो पहले हम उसको रिसाइकल कराकर ही उसको यूज करें, ठीक है, उसको वेस्ट ना करें। अगर हर स्टूडेंट एटलीस्ट 1 फीट ऑफ पेपर बचा रहा है इन अ डे, देन हम बहुत सारे ट्रीज को बचा सकते हैं कटने से। तो we could use used papers and recycle it। तो हमें पेपर्स को क्या क्या करना चाहिए, पेपर्स को बचाना चाहिए, उनको रीयूज करना चाहिए, ठीक है, और उनको रिसाइकल हमें करना चाहिए, ठीक है। बट दिस विल नॉट ओनली सेव ट्री, तो इसमें हम केवल पेड़ों को ही नहीं बचा सकते, ठीक है, हम और भी चीजें बचा सकते हैं, जैसे कि एनर्जी जो है वो से जो पेपर को बनाने में लगाई जा रही है, जो वाटर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जब हम पेपर की कर रहे हैं, तो जो वाटर यूज हो रहा है उसको बनाने के लिए वो भी हम बचाएंगे, ठीक है। अगर हम ट्रीज को बचा रहे हैं, ट्रीज को सेव कर रहे हैं, तो ट्रीज को सेव करने से हमें 2 फायदे और है कि एनर्जी भी बचेगी हमारा और जो वाटर है वो भी बचेगा, ठीक है। और जो हार्मफुल केमिकल्स है, क्योंकि जो पेपर को बनाने में यूज किए जाते हैं, जो पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज यूज करती है, वो भी रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पेपर अगर कम से कम बनेगा और हम रिसाइकल पेपर को अगर यूज कर रहे हैं, तो जो केमिकल की अमाउंट है वो कम हो जाएगी, एनर्जी सेव होगी, वाटर सेव होगा, ठीक है। आगे देखिए मुझे क्या कहता है बात कर, परमानेंट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन। क्या डिफॉरेस्टेशन का कोई परमानेंट सॉल्यूशन है कि हम अगर डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो कोई इसका सॉल्यूशन हो जिससे डिफॉरेस्टेशन ना हो, या फिर कम से कम हो, या फिर उसका इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो देखिए, तो डिफॉरेस्टेशन का एक तरीका है जिससे कि डिफॉरेस्टेशन का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो है रिफॉरेस्टेशन। प्रोफेसर अहमद सजेस्ट करते हैं, ठीक है, कि जो डिफॉरेस्टेशन है उसका उसका इफेक्ट ज्यादा ना पड़े एनवायरमेंट के ऊपर, तो इसके लिए एक तरीका है कि आप क्या कर दीजिए, रिफॉरेस्टेशन कर दीजिए। रिफॉरेस्टेशन से ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा डिफॉरेस्टेशन का। डिफॉरेस्टेशन का अर्थ है पेड़ों को दोबारा से लगाना, ठीक है। जो हमने फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया है, तो वहीं पर हम नए ट्रीज जो है वो लगा दें, इसका असर ज्यादा एनवायरमेंट पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो प्लांटेड ट्रीज है वो सेम स्पीशीज होना चाहिए, यानी कि सेम स्पीशीज के जो ट्रीज आपने काटे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल सेम वहां पर लगाए हुए होने चाहिए जो आपने काटे हैं उस फॉरेस्ट में से। We should plant at least as many trees as we could। यानी कि जितने पेड़ हमने काटे हैं उससे दुगने हमें लगाने हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ जो पेड़ है वो मर जाए, प्रॉपरली ग्रो ना हो पाए। रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो, और रिफॉरेस्टेशन नेचुरली भी किया जा सकता है, ठीक है। If the deforested area is left undisturbed, अगर deforested area को अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए तो वो कुछ टाइम बाद अपने आप स्टैब्लिश हो सकता है, रीस्टैब्लिश हो सकता है। तो इन नेचुरल डिफॉरेस्टेशन देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो 2 तरीके के डिफॉरेस्टेशन होते हैं, एक तो जो इंसान खुद करेगा अपने हाथों से वहां पेड़ लगाएगा, दूसरा नेचुरल डिफॉरेस्टेशन होता है जिसमें ह्यूमन बीइंग को कोई रोल इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो हमने देखा, तो हम जैसे ही देख चुके हैं, ठीक है, कि बहुत सारा डैमेज जो है वो हम फॉरेस्ट को करते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए ग्रीन वेल्थ बची रहे, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ज्यादा से ज्यादा ट्रीज जो है उनको प्लांट करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज की प्लांटिंग करें। तो प्रोफेसर अहमद कहते हैं कि इंडिया में हमारे पास फॉरेस्ट है, ठीक है, और फॉरेस्ट इसको इन फॉरेस्ट को बचाने के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी हमारे पास है, ठीक है। इस एक्ट में क्या है, ये एक्ट किसने निकाला, तो गवर्नमेंट ने ये एक्ट निकाला है। इस एक्ट के थ्रू, ठीक है, इस
एक्ट का जो मेन एम है वो है हमारी नेचुरल फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखना, ठीक है, और उसको प्रिजर्व करके रखना, ठीक है, यानी कि हम अपने फॉरेस्ट को बचाए भी और उसको प्रिजर्व भी करके रखें, तो ये इस एक्ट का मेन एम है, ठीक है। और जो नीड है पीपल की, ठीक है, जो इस फॉरेस्ट के आसपास रह रहे हैं, ठीक है, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो सके, फॉरेस्ट को बिना नुकसान पहुंचे, ठीक है। कुछ रेस्ट के बाद जो माधव जी हैं वो चिल्ड्रन से पूछते हैं टू स्टार्ट हिटिंग बैक बिकॉज इट इज एडवाइजेबल टू स्टे इन द जंगल आफ्टर सनसेट, ठीक है। माधव जी कहते हैं बच्चों से कि सनसेट के बाद जो जंगल है उसमें रहना सेफ नहीं है, तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और जब वो लोग वापस जाते हैं यहाँ से, ठीक है, प्रोफेसर अहमद और जो बच्चे होते हैं वो माधव जी को थैंक करते हैं कि उन्होंने प्रॉपर उनको गाइडेंस दिया, फॉरेस्ट के बारे में अपनी नॉलेज दी। इसमें ये सारी चीजें हमने पढ़ी, अब ये चैप्टर आपका जो है वो फिनिश हो चुका है। इसमें कीवर्ड्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, आप एक बार इसके कीवर्ड्स देख लीजिएगा, सारे प्रॉपर आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आई वो वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और बाकी भी और सारी वीडियोस जो साइंस से रिलेटेड हैं वो मैं चैनल पर डालती रहूंगी, तो आप इस पर अपडेट रहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।